अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। इस वक्त मुल्क में हम देख रहे हैं कि सियासी तौर पर गहमा गहमी अपनी जगह, लेकिन बारिशों से जो हंगामी सूरत हाल पैदा हो चुकी है, यकीनन बड़े हद तक मसाइल खुलकर सामने आ गए हैं। और ख़ास तौर पर हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से किस हद तक तैयारी की जाती है इस किस्म की हंगामी सूरत हाल में, वो कलई भी खुल कर सामने आ गई है। अगर देखा जाए तो इस वक्त मुल्क भर में जो बारिशों की कैफियत है, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ये कहा जा रहा है कि पूरे मुल्क में इस वक्त मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें हो रही हैं और कहीं पर इतनी ज़्यादा हो रही हैं कि वो यकीनन वो इलाके उस हवाले से उसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते हैं। कई जगहों पर हम देख रहे हैं कि अमवात भी हुई हैं। सिर्फ पंजाब में अब तक बारिशों से 40 से ज़्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। करंट लगने के वाक़यात अपनी जगह हैं। सैलाबी रेलों में बह जाने वाले लोग अलग हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो रेस्क्यू के लोग हैं वो कई इलाकों में हम देख रहे हैं कि हेलीकॉप्टर के ज़रिए, ख़ास तौर पर जो हमारे अफवाज पाकिस्तान हैं वो भी हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए हंगामी तौर पर लोगों की मदद कर रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि आया ये जो स्पेल है बारिश का, ये कितने अरसे बरकरार रहता है। पिंडी इस्लामाबाद की सूरत हाल उससे भी अबतर नज़र आती है, क्योंकि अगर देखा जाए तो पिछले चंद रोज़ में रावलपिंडी में जिस तरीके से सैलाबी कैफियत नज़र आती है, रावलपिंडी के अंदरून रावलपिंडी के इलाकों में, उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म साहब को हंगामी इजलास तलब करना पड़ गया है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि उनको पिंडी से निकल के बाहर की भी सोच देखनी पड़ेगी कि खुद पंजाब में और ख़ास तौर पर छोटे शहरों में जो सूरत हाल है वो रावलपिंडी से कहीं ज़्यादा अबतर नज़र आ रही है। लेकिन जो पंजाब हुकूमत दावे करती आई है कि वो किस तरीके से एक मुनज़्ज़म तरीके से सफाई रखते हैं पंजाब के अंदर, वो सारी कलई खुलकर सामने आ गई है। एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है और जो ख़ास तौर पर आज इजलास बुलाया गया उसकी इंसाइट क्या, ये जानने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम के बिल्कुल आगाज़ में मेरे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे पब्लिक न्यूज़ रावलपिंडी से उस्मान मुग़ल, उनसे जानते हैं। उस्मान, ये बताएगा कि सारा दिन आज आप कवरेज करते रहे हैं, रावलपिंडी तो ऑब्वियसली बड़ी एक बुरी सूरत हाल की तस्वीर हमारे सामने दिखा रहा है, लेकिन ये बताएगा कि इस पर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक इजलास तो बुला लिया, लेकिन पिंडी से अलावा उनको पूरे पाकिस्तान की जो सिचुएशन है इसके ऊपर कुछ नज़र नहीं आ रहा। मतलब वो सिर्फ पिंडी की हद तक ही फोकस किए, और दूसरा इस इजलास में उन्होंने फैसले क्या किए हैं जो बाकी पंजाब के इलाके हैं जहाँ पर इस वक्त इतनी हंगामी सूरत हाल है, उसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है वहाँ पे? जी बहुत शुक्रिया। चूँकि आज सारा दिन हम रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों से जो है वो रिपोर्ट करते रहे हैं। इस वक्त भी मैं आपको तमाम सूरत हाल बताऊँगा, और मैं इस वक्त नाललई ग्वालमंडी के मुकाम पर मौजूद हूँ। और गुज़श्ता 16 घंटों से मुसलसल जो बारिश का सिलसिला जारी रहा, रावलपिंडी में मजमूई तौर पर 250 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है। और इस बारिश ने रावलपिंडी में जल थल जो है वो एक कर दिया था, और उसकी वजह से शहरियों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। नालालई में ग्वालमंडी के मुकाम पर पानी की जो सतह थी वो 21 फुट तक बुलंद हुई। अलग सुबह ही जो सायरन है वो बजाकर तमाम शहरियों को अलर्ट कर दिया गया था। और उसके बाद जो है वो प्री अलर्ट जारी किया गया। प्री अलर्ट के बाद फिर अलर्ट जारी किया गया, और उसके बाद रैन एमरजेंसी जो है वो रावलपिंडी में नाफिज की गई है। और रावलपिंडी में नालालई के अतराफ में जो लोग रिहाइश पजीर हैं उन्हें महफूज मुकाम पर मुंतकिल होने के हवाले से तमाम तर जो हदायत हैं वो दी गई थी। वासा हेडक्वार्टर के अंदर मरकजी कंट्रोल रूम जो है वो कायम किया गया था। शहर की तमाम शाहराओं की वहाँ से जो है वो कड़ी निगरानी की जा रही थी। इसके साथ साथ जो है वो दीगर इलाके जो हैं वो भी ज़ेर आब रहे, और काफ़ी ज़्यादा ऐसे घर थे जिनकी जहाँ पानी दाखिल हुआ, और कम सिन बच्चे समेत 3 अफराद जो है वो इस पानी के अंदर बह गए। सैलाबी सूरत हाल पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से हंगामी इजलास जो वो तलब किया गया, और उस पर कमिश्नर रावलपिंडी, डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी और वासा हुकाम जो है वो वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। उन्होंने रावलपिंडी के अंदर होने वाले तमाम तर जो इंतजामात थे उस पर वज़ीर-ए-आज़म को जो है वो तफसीली ब्रीफिंग भी दी है। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का जो वो दौरा किया गया, और वहाँ पर भी उनको ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने सैलाबी सूरत हाल के हवाले से ये हदायत दी है कि जिन जिन इलाकों के अंदर पानी दाखिल हुआ है, जो इलाके इस वक्त ज़ेर आब हैं, वहाँ पर मुकम्मल तौर पर एमरजेंसी किट्स जो हैं वो तैयार की जाएँ, जिनमें अद्वियात या 3 से 5 दिन तक खाने का जो सामान है वो मौजूद होना चाहिए। और उसके साथ ये भी हदायत की है कि फौरी तौर पर जो सैलाबी रेले में बह जाने वाले लोग हैं उनको न सिर्फ तलाश किया जाए, बल्कि नशेबी इलाकों में जो लोग जिनको मुश्किलात का सामना है उन्हें महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के इजलास के बाद जो है जो हदायत इंतजामिया को दी गई है, उसके बाद सुबह ही महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से 45 रोज़ के लिए दफ़ा 144 जो है वो नाफिज की गई है। तमाम बरसाती नालों, तालाब, झील जो है उनके अंदर नहाने पर जो वो पाबंदी आयद की गई है, और इंतजामिया को भी ये हदायत दी गई है कि इस पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करवाया जाए और खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई की जाए। जी उस्मान, ये बताएगा कि अब तक वैसे डेथ टोल कितना है पूरे पाकिस्तान में ओवरऑल, और इसके अलावा ये भी बताएं कि जो लोग इस वक्त मुख्तलिफ इलाकों में फंसे हुए हैं, स्पेशली पंजाब में, वहाँ उन लोगों को निकालने के लिए क्या कोशिशें की जा रही हैं, क्या एफर्ट्स किए जा रहे हैं वहाँ पर हुकूमती सतह के ऊपर?
देखिए हमने आज पंजाब भर के अंदर देखा कि हुकूमत की जानिब से काफ़ी इंतजामात जो वो किए गए थे, क्योंकि रावलपिंडी में भी लादियाँ का मुकाम है जहाँ पर एक ही ख़ानदान के तकरीबन 16 अफराद जो वो बरसाती रेले के अंदर जो वो फंस गए थे, और उसके बाद पाक फौज की जानिब से अमदादी ऑपरेशन जो है उसका आगाज़ किया गया। हेलीकॉप्टर के जरिए उन तमाम अफराद को, जिनमें कम सिन बच्चे भी शामिल थे, उन्हें महफूज मुकाम पर जो वो मुंतकिल किया गया। और जो रेस्क्यू पंजाब है उसकी जानिब से ये बताया गया है तकरीबन 35 के करीब अफराद ऐसे हैं जो अपनी ज़िंदगी की बाजी जो है वो आज की इस सारी सैलाबी सूरत हाल के अंदर जो है वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं, और 90 के करीब ऐसे लोग हैं जो ज़ख्मी हालत में थे, और उन्हें जो है वो मुख्तलिफ मकामात से जो है वो रेस्क्यू किया गया है, क्योंकि रावलपिंडी के मुख्तलिफ मकामात पर भी जो बारिश हुई है, मजमूई तौर पर जो वो 250 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, और इसी तरह पिरवदाई के मुकाम पर जो वो 200 मिलीमीटर बारिश जो वो रिकॉर्ड की गई है। इसी तरह अगर पंजाब के दीगर अजला की बात की जाए, जिनमें नारोवाल, सियालकोट, हाफजाबाद या दीगर जो इलाके हैं, वहाँ पर फंसे हुए तमाम जो अफराद थे उन्हें जो है वो रेस्क्यू किया गया है, और उन्हें तबी इमदाद दी गई है, और शदीद जख्मी जो थे उन्हें मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर जो है वो मुंतकिल किया गया है। जी। ये भी बताइएगा कि अभी तक ये स्पेल जो चल रहा है बारिशों का, ये एनडीएमए का क्या कहना है और महकमा मौसमियात का क्या कहना है कि ये स्पेल अभी मज़ीद कितने दिन रह सकता है, इसमें कितने मिलीमीटर मज़ीद बारिश हो सकती है? और दूसरा, एनडीएमए ने इस हवाले से अलर्ट जारी करने के अलावा कोई और एहतियाती तदाबीर हैं या मेजर्स हैं जो कि लिए हैं, और वो आवाम के हद तक उनको रसाई मिल रही है उन मेजर्स को? देखिए, जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है या पंजाब डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उसकी जानिब से ये कहा गया है कि बारिशों का ये सिलसिला जो है वो मज़ीद 24 घंटे तक जो वो जारी रहेगा। इससे पहले जो हदायत दी गई थी उसके मुताबिक जो है वो ये सिलसिला 13 जुलाई से 17 जुलाई तक रहना था, लेकिन आज हमने देखा कि सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो चकवाल के अंदर रिकॉर्ड की गई है, जिसमें 423 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है, और वहाँ का जो चहान डैम है उसका बल टूटने के बाद पानी जो है वो बड़े पैमाने पर जो करीबी आबादियां थी उनके अंदर जो वो दाखिल हुआ। मजमूई तौर पर अगर सैलाबी सूरत हाल की बात की जाए, तो हमने देखा कि रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर भी लोगों की जो गाड़ियाँ हैं वो इस सैलाबी रेले की नज़र हुई, और कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पानी जो वो घरों में दाखिल हुआ, करोड़ों मालियत का सामान जो वो ख़राब हुआ, और उसके साथ साथ जो वो रावलपिंडी के अंदर कम सिन बच्चे समेत 3 अफराद जो है वो सैलाबी रेले की नज़र हुए। और इस हवाले से जो एनडीएमए है उनका ये कहना है कि तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का जो सिलसिला है वो अगले 24 घंटों तक जो वो जारी रहेगा, और इस हवाले से तमाम मुतल्लिका इदारों को ये हदायत दी गई है कि वो अलर्ट रहें, और अगर बरसाती नालों के करीब कुछ लोग जो है वो रिहाइश पजीर है तो उन्हें महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया जाए। और यही एक वजह है कि नाला लई के अतराफ में भी जो रिहायशी मकानात हैं वो फौरी तौर पर खाली करवाने के हवाले से जो हदायत हैं वो दी गई हैं। वासा रावलपिंडी की जानिब से फ्लड रिलीफ कैंप जो है वो भी कायम किया गया है, और पहले मरले में जो है वो आज डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी की जानिब से तातील का ऐलान किया गया, जिसका बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी किया गया। उसका सिर्फ मकसद ये था कि जो कम सिन बच्चे हैं उन्हें बर वक्त जो है वो घरों तक जो है वो पहुँचाया जाए। करीबी आबादियों के लिए पहले मरले में ये फैसला किया गया था कि इर्द गिर्द के तमाम जो सरकारी तालीमी इदारे हैं उन्हें खाली करवाया जाएगा, और इन तमाम लोगों को वहाँ पर मुंतकिल किया जाएगा। जी। लास्टली मुझे ये बताएगा कि आपके ख्याल में इस वक्त कितने इलाके ऐसे हैं अदर देन रावलपिंडी जहां पर सैलाबी सूरत हाल है और वहां पर लोगों को अभी घरों के अंदर रहने की ज़रूरत है, या फिर उन इलाकों को छोड़ देने की ज़रूरत है जहां आइंदा चंद घंटों में सैलाब आ सकता है? जी देखिए, जो आपने सैलाबी सूरत हाल की बात की है, जिस तरह आज रावलपिंडी के अंदर 250 मिलीमीटर बारिश हुई है, और इसी तरह चकवाल के अंदर 423 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। रावलपिंडी के जो मुख्तलिफ इलाके हैं अंदरून शहर के, वहाँ पर बड़े पैमाने में जो वो पानी दाखिल हुआ है, और जो बरसाती नाले थे उन बरसाती नालों में डूबने के जो वाक़यात हैं वो भी रिपोर्ट हुए हैं। फौजी कॉलोनी का जो इलाका था जहाँ पर लोगों के घरों में पानी दाखिल हुआ, इसी तरह लालाजार और चमन कॉलोनी, और उसके साथ अडयाला रोड, गोरखपुर और दीगर जो इलाके थे उनमें बड़े पैमाने पर न सिर्फ पानी दाखिल हुआ बल्कि शहरियों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का भी सामना था। इसी तरह जो मेन शाहराएँ हैं वो तालाब में तब्दील हुई थी। वासा रावलपिंडी की जानिब से तमाम सड़कों से पानी हटाने के लिए जो हैवी मशीनरी और जो अमला है उसे तैनात किया गया था। अमले की छुट्टियां जो वो मनसूख की गई थी, और इस वक्त भी यहाँ पर रेस्क्यू रावलपिंडी की जो टीमें हैं, उसके साथ सिविल डिफेंस के जो एहलकार हैं, उनको यहाँ पर जो है वो तैनात किया गया है। इर्द गिर्द की जो मकानात हैं या जो दुकानें हैं उन्हें मुकम्मल तौर पर जो वो खाली नहीं करवाया गया, लेकिन जो सायरन बजाए गए थे और हदायत दी गई थी, और उसके साथ मसाजिद के अंदर ऐलानात करवाए गए थे कि फौरी तौर पर ये लोग यहाँ से जो वो मुंतकिल हो जाए। लेकिन हमने देखा कि जिस तरह इंतजामिया की जानिब से या हुकूमत की जानिब से इकदाम किए गए हैं, आज सैलाबी सूरत हाल के हवाले से शहरियों की जानिब से उस तरह का इंतजामिया के साथ जो वो ताउन नहीं किया गया। लेकिन अंदरून शहर में अब भी बहुत सारे ऐसे इलाके मौजूद हैं जहाँ पर इमदादी ऑपरेशन जो है वो शुरू नहीं किया गया, और इस वक्त भी वहाँ पर पानी मौजूद है, और वहाँ पर शहरी जो है
वो बेबसी के हालत में है, और उनका ये कहना है कि पूरा दिन गुजरने के बावजूद ना इन इलाकों के अंदर कोई इमदादी ऑपरेशन शुरू किया गया और ना ही इस पानी को निकालने के हवाले से कोई इकदाम किए गए, क्योंकि निकासी आपके नाकिस इंतजाम की वजह से रावलपिंडी का अंदरून शहर जो है वो ना सिर्फ तालाब में तब्दील हुआ, बल्कि हमने देखा कि मेन शाराएं जो हैं वो भी तालाब में तब्दील हुई, नशेवी इलाके जो है वो भी ज़ेर आब आए, और लोगों की गाड़ियां जो हैं वो सलाबी रेले की नज़र हुए, और कम सिन बच्चे समेत 3 अफराद जो है वो सलाबी रेले की नज़र हुए, जिनको तलाश करने के लिए जो इमदादी ऑपरेशन है वो जारी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान मुगल मेरे साथ मौजूद थे। पब्लिक न्यूज़ रावलपिंडी से हमारे नुमाइंदे हैं और ओवरऑल यकीनन जो इस वक्त मुल्क की जो सैलाबी सूरत हाल है उसकी कवरेज दे रहे थे, लेकिन देखा जाए तो बड़ी बुरी सिचुएशन नज़र आती है, ख़ास तौर पर पंजाब में, क्योंकि वहाँ पर जो छोटे छोटे इलाके हैं वहाँ पर जो ड्रेनेज के मसाइल हैं वो वहाँ पर सैलाबी सूरत हाल पैदा करने में एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो अदा कर रहे हैं। थोड़ा सा आगे मज़ीद कुछ खबरों के बारे में बात करना चाहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से सेनेट इंतखाबात के नाम के ऊपर जो कुछ हो रहा है, यकीनन वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को अब मजबूर होना पड़ा है बातचीत करने के लिए अपोजिशन के साथ, जिसको नून लीग लीड कर रही है, और कहा यह जा रहा है कि अब उसमें टिकट्स की तकसीम के ऊपर एक अंडरस्टैंडिंग भी होने जा रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला है अली अमीन गंडापुर साहब, उनकी जो नाअहली है वो खुलकर सामने आ गई है, और ऑब्वियसली इस हवाले से जो इख्तलाफात हैं वो बहुत अरसे से सामने आ रहे थे, और इसकी एक बड़ी वजह ये भी नज़र आई है कि जब एहतजाजी तहरीक शुरू करने की बात की गई है तो 5 अगस्त के बाद फिर उसमें मज़ीद 3 माह की जो ड्यूरेशन बढ़ाई गई है, इसके बाद पंजाब की जो लीडरशिप है उनके दरमियान भी जो इख्तलाफात हैं वो खुलकर सामने आ गए। यकीनन ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उतनी तैयार नज़र नहीं आती थी, लेकिन अब आइंदा की हिकमत अमली क्या हो सकती है इसके ऊपर बात करेंगे। बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा भी है, मेंबर कौमी असम्बली भी हैं, शानदाना गुलजार साहिबा मेरे साथ मौजूद है। शानदाना साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। शानदाना साहिबा, पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि ये खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त सेनेट इलेक्शन की वजह से बड़ी गहमा गहमी है, और आप KP से ताल्लुक़ रखती हैं, वहाँ की पॉलिटिक्स को भी बड़े अच्छे तरीके से समझती हैं। ये जो अपोजिशन की तरफ से एक सजेशन दिया गया था और उसको एंटरटेन भी किया गया है हुकूमत की तरफ से कि कुछ सीटें आप रख लें, कुछ सीटें हम रख लेते हैं, और वो जो पैसों का भाव ताव वाला माहौल है वो नहीं करते, और आई थिंक इसके ऊपर बड़ी पजीराई भी हुई है और इसके ऊपर फर्दर कोई बातचीत भी होने जा रही है। आप समझती हैं कि ये कोई अच्छी पेशरफ्त है और होना चाहिए ऐसे? बहुत शुक्रिया। देखिए, अगर तो जितनी उनकी पॉपुलेशन है, जितने उनके MPAs हैं, जितनी उसकी स्ट्रेंथ है, अगर उतने पे भी मुतमईन हो जाते, उनको पता है कि बगैर बेचे बगैर खरीदे उनके वोटों से इतने सेनेटर्स बन जाने हैं, इट्स अ वेरी गुड आइडिया। पर अगर वो समझते हैं ये कोई नेगोशिएशन नहीं है, कोई बार्गेनिंग नहीं है, दिस इज सिंपली अ लीगल प्रोसेस। अगर ये चाहते हैं कि लीगल प्रोसेस सही तरीके से चले, जो इनके MPAs की स्ट्रेंथ है उन पे बिल्कुल ले लें सीटें, इट्स फेयर, आई एग्री। अच्छा, आप ये फरमाइएगा कि आपके ख्याल में ये जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हवाले से इतनी बातचीत हो रही थी, इस पर थोड़ा सा मैं तफसीली जानना चाहूँगी कि अली अमीन गंडापुर साहब बड़े डेडिकेटेड कारकुन रहे हैं, सब उनके ऊपर एतमाद करते रहे हैं, लेकिन क्या वजह है कि उनको कुछ वक्त पहले ऐसा लग रहा था कि उनकी हुकूमत जाने वाली है, और उनकी हुकूमत जाने में आप क्या समझते हैं कि क्या किरदार अदा करने की किसकी तरफ से कोशिश की जा रही थी? नेचुरली देखें, जब अली अमीन गंडापुर खान का चुना हुआ CM सूबे का फायदा करेगा तो अली अमीन को लोगों को हटाने की कोशिश करेंगे, वो जितना नालायक होगा उसको पोजीशन पे रखने की कोशिश करेंगे। दिस इज वेरी वेरी इजी। अब उनको हटा रहे हैं तो मतलब ही इज डूइंग समथिंग राइट। अब कौन हटा रहा है, किसको फायदा है, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि देखिए, नून या पीपल या PTI या क्या कहते हैं ऑपोजिशन पार्टी से तो कोई आ नहीं सकता, जो भी होगा PTI से ही होगा। तो ये देखना होगा कि किसको इतनी एम्बिशन है, किसको इतना। हमने तो सुना है कि बंदा है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाग गया था पार्टी से, अब कोशिश कर रहा है कि पार्टी में भी वापस घुस जाए, कोशिश कर रहे हैं कि सिटिंग MPAs में किसी को बिठा दे ताकि ये बाय इलेक्शन में आके CM बन जाए। पता नहीं लोगों की क्या क्या एम्बिशन होती है, क्या क्या ख्वाब होते हैं, बट हमने तो एक ही बंदे का सुना है कि वो कोशिश कर रहा है कि किसी ना किसी तरीके से वो CM को हटाए, बट इट कुड बी नॉनसेंस। ये देखो, उड़ते उड़ाते बातें होती है, इसमें कोई सबूत किसी के पास होता नहीं है। रही जो करंट क्रॉप है MPAs की, ये कोई नई बात नहीं है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पहले अगर आप कहते हैं खान साहब के खिलाफ हुआ था, लेकिन सब बुजदिलों ने खान को ही वोट दिया। फिर जब यूसुफ रजा गिलानी का अगर आपको याद इलेक्शन में था, उन्होंने पैसे लिए थे, यूसुफ रजा गिलानी को सेनेटर बना दिया था, 13-14 लोग थे। इसी तरह जब खान की हुकूमत खान की हटा रहे थे 2022 में अप्रैल में, तो तब भी हमारे लोग लौटे हो चुके थे, 1 अरब रुपए लेके, ज्यादा भी लिए होंगे किसी ने। अभी 26वीं तरमीम में कितने सारे लोग लौटे हुए हैं, कुछ को सजा मिली है, कुछ को नहीं मिली। तो देखिए, ये चीजें चलती रहती हैं, ये लोग खान की पार्टी को तोड़ने के लिए कुछ भी करेंगे। अच्छा, आप वैसे क्या समझती हैं कि 5 अगस्त की जो डेडलाइन है वही एहतजाजी तहरीक का आगाज़ होगा? शेख वकास साहब तो कह रहे हैं कि एक नया हम एक पूरा ऐसी कैंपेन शुरू करेंगे जो बड़ा लीथल साबित हो सकेगी
हुकूमत के लिए भी, लेकिन आप समझती हैं कि वो जो 90 रोज़ वाला टाइम फ्रेम है उसके बाद आप इस एहतजाजी तहरीक को शुरू होते देख रही हैं, या फिर आपको लगता है कि अल्टीमेटली 5 अगस्त ही वो डेडलाइन है जिसमें तहरीक शुरू हो जाएगी? देखिए, जितना मुझे पता है 5 अगस्त की डेडलाइन ना इधर हो रही है ना उधर हो रही है। इंशाल्लाह 5 अगस्त को हमारी तमाम तैयारियां पीक पे होंगी। 90 दिन का, जैसे मैंने आपको बताया, 90 दिन वाली बात अली अमीन ने खुद को दी है कि अगर खान साहब को मैं 90 दिन में ना निकाल सका तो फिर मुझे सियासत छोड़नी होगी या पार्लियामान छोड़नी होगी। ये दो डिफरेंट चीजें हैं। 5 अगस्त इंशाल्लाह आप देखेंगे एक बहुत बड़ा इवेंट होगा। उस दिन को खान को बेगुनाह को उठाया गया था, वही होगा जो इमरान खान। अच्छा, अब ये भी फरमाइएगा कि ये जो खान साहब के बच्चों के आने की बात हो रही है, इसके ऊपर बड़ी एक कंट्रोवर्सी फैल गई, हुकूमत की तरफ से बड़े स्टेटमेंट आए कि जी गैर मुस्तहकम करने की कोशिश होगी, लेकिन आप समझती हैं कि उनके बेटों की वालिद से मुलाकात करवाने से क्या गैर मुस्तहकम करने का माहौल पैदा होगा? दुनिया के सबसे करप्ट भाई मरियम नवाज के हैं, वो तो पाकिस्तान में खुले घूम रहे हैं, कुछ भी नहीं हुआ। वो तो बल्कि बैंकरप्ट चोर भी डिक्लेयर कर दिया उन्होंने, यूके ने उनको ऑफिशियली चोर डिक्लेयर कर दिया है। तो कोई क़यामत पाकिस्तान में नहीं है। अगर इमरान खान के दोनों बेटे खान साहब से मिलना चाह रहे हैं तो क्यों डर लग रहा है राना सना को, क्यों डर लग रहा है इन बाकी 2 नंबरियों को? बट यू नो हाउ दे आर, डोंट इवन बॉदर। रही सियासत पे, ये मोरूसी पार्टी है नहीं कि जी अब इमरान खान के बाद उनके बेटों ने टेक ओवर कर लिया या उनकी बीवी ने या उनकी बहनों ने, ऐसी कोई बात नहीं है। खान साहब ने 100 दफा जो हमें इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, हम उन्हीं के साथ इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। उनके बेटे आएंगे, खान साहब के बेटे हमारे लिए बहुत स्पेशल हैं, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये वो वाली सियासत नहीं है जो ये समझ रहे हैं। एक्चुअली ये लोग पैसे से बहुत डरते हैं ना। खान साहब के बेटे इंडिपेंडेंटली मालदार है अपनी वालिदा की वजह से, तो ये लोग पैसे से उनकी जान निकलती है। एंड व्हाट नोबडी इज टॉकिंग अबाउट कि वो लोग अमेरिका जा रहे हैं, वो अमेरिका एज ब्रिटिश सिटीजन जा रहे हैं और अपने वालिद की बात करेंगे। इन लोगों की उससे जान निकल। ठीक। लास्टली ये फरमाइएगा कि आपके ख्याल में एक और भी डेवलपमेंट हुई है, मोहम्मद अली दुरानी साहब ने मुलाकात की है इरफान सिद्दीकी साहब से। वैसे तो वो पीटीआई से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं ऑब्वियसली, लेकिन वो हमेशा वोकल रहे हैं बड़े मुज़ाकरात के हवाले से, और उन्होंने कहा है कि जी बातचीत के दरवाजे खुले होने चाहिए, बैकडोर चैनल पे बातचीत होनी चाहिए, अपोजिशन को भी साथ लेकर चलना चाहिए। आप क्या समझती हैं कि खान साहब ने तो बड़ा क्लियर कह दिया है कि एस्टेब्लिशमेंट के अलावा किसी से बात नहीं होनी है, तो फिर मुज़ाकरात के दरवाजे अगर खुल भी गए तो फिर बातचीत किससे कौन करेगा? देखिए, शहबाज शरीफ फॉर्म 47 की पैदावार है, बिलावल फॉर्म 47, मरियम फॉर्म 47, आसिफा जरदारी फॉर्म 47। हम इनसे क्या कहें कि जी आपने चोरी की थी और चोरी की वापस कर दे सीटें? कभी भी देंगे? कभी भी नहीं होगा। होगा यही कि जो लोग उनको लेके आए हैं, जो लोग उनको हमारे पाकिस्तान के सर पे मुसल्लत किए, जिन लोगों ने ये कातिलाना बजट दिया, जो लोग पाकिस्तान में तबाही कर रहे हैं, आए दिन पेट्रोल गैस डीजल की कीमतें बढ़ा रहे हैं, तो जो हालात हैं पाकिस्तान में मजीद खराब करना है कि कोई आप में अक्ल है अपने पाकिस्तान ठीक करना है कि नहीं? ये तो ताकतवर हल्कों के हाथ में है। पाकिस्तान को मजीद खराब करना है तो इनका फैसला होगा, पाकिस्तान को ठीक करना है तो इनका फैसला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। शानदाना गुलजार मेरे साथ मौजूद थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा। तमाम तर मसाइल के बावजूद पीटीआई इस बात पर यकसू है कि एक एहतजाजी तहरीक शुरू करनी है, और उसका बुनियादी मकसद ये है कि खान साहब से जो मुलाकातों पर पाबंदी है, जो खान साहब की रिहाई है, वो इनका एजेंडा हो सकता है। लेकिन अब देखना होगा कि आया इस तहरीक में कारकुनान का वो जो फ़्लो है, जो यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख्वाहिश है, वो वाकई उनको नज़र आता है या फिर नहीं। एक मुख्तसर वक्फा और उसके बाद इस पूरी सिचुएशन के ऊपर ख़ास तौर पर केपी में अपोजिशन की क्या तैयारी है, इस पर उनका मौक़िफ़ लेंगे एक ब्रेक के बाद। अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। इस वक्त मुल्क में हम देख रहे हैं कि सियासी तौर पर गहमा गहमी अपनी जगह, लेकिन बारिशों से जो हंगामी सूरत हाल पैदा हो चुकी है, यकीनन बड़े हद तक मसाइल खुलकर सामने आ गए हैं, और ख़ास तौर पर हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से किस हद तक तैयारी की जाती है इस किस्म की हंगामी सूरत हाल में, वो कलई भी खुलकर सामने आ गई है। अगर देखा जाए तो इस वक्त मुल्क भर में जो बारिशों की कैफियत है, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ये कहा जा रहा है कि पूरे मुल्क में इस वक्त मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें हो रही हैं, और कहीं पर इतनी ज़्यादा हो रही हैं कि वो यकीनन वो इलाके उस हवाले से उसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते हैं। कई जगहों पर हम देख रहे हैं कि अमवात भी हुई हैं। सिर्फ पंजाब में अब तक बारिशों से 40 से ज़्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। करंट लगने के वाक़यात अपनी जगह हैं, सैलाबी रेलों में बह जाने वाले लोग अलग हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो रेस्क्यू के लोग हैं वो कई इलाकों में हम देख रहे हैं कि हेलीकॉप्टर के ज़रिए, ख़ास तौर पर जो हमारे अफवाज पाकिस्तान हैं वो भी हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए हंगामी तौर पर लोगों की मदद कर रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि आया ये जो स्पेल है बारिश का, ये कितने अरसे बरकरार रहता है। थोड़ा
تھوڑا سا آگے مزید کچھ خبروں کے بارے میں بات کرنا چاہیں گے. خیبر پختونخوا کے حوالے سے سینٹ انتخابات کے نام کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے، یقیناً وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو اب مجبور ہونا پڑا ہے بات چیت کرنے کے لیے اپوزیشن کے ساتھ، جس کو نون لیگ لیڈ کر رہی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اب اس میں ٹکٹس کی تقسیم کے اوپر ایک انڈرسٹینڈنگ بھی ہونے جا رہی ہے. لیکن اگر دیکھا جائے تو اس میں خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ہیں علی امین گنڈا پور صاحب، ان کی جو نااہلی ہے وہ کھل کر سامنے آ گئی ہے. اور آبویسلی اس حوالے سے جو اختلافات ہیں وہ بہت عرصے سے سامنے آ رہے تھے، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی نظر آئی ہے کہ جب احتجاجی تحریک شروع کرنے کی بات کی گئی ہے تو 5 اگست کے بعد پھر اس میں مزید 3 ماہ کی جو ڈیوریشن بڑھائی گئی ہے. اس کے بعد پنجاب کی جو لیڈرشپ ہے ان کے درمیان بھی جو اختلافات ہیں وہ کھل کر سامنے آ گئے. یقیناً یہ ایک ایسی سچویشن ہے جس کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف اتنی تیار نظر نہیں آتی تھی، لیکن اب آئندہ کی حکمت عملی کیا ہو سکتی ہے اس کے اوپر بات کریں گے. بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کی رہنما بھی ہیں، ممبر قومی اسمبلی بھی ہیں، شاندانہ گلزار صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں. شاندانہ صاحبہ، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. شاندانہ صاحبہ، پہلے تو میں جاننا چاہوں گی کہ یہ خیبر پختونخوا میں اس وقت سینٹ الیکشن کی وجہ سے بڑی گہما گہمی ہے، اور آپ کے پی سے تعلق رکھتی ہیں، وہاں کی پالیٹکس کو بھی بڑے اچھے طریقے سے سمجھتی ہیں. یہ جو اپوزیشن کی طرف سے ایک سجیشن دیا گیا تھا اور اس کو انٹرٹین بھی کیا گیا ہے حکومت کی طرف سے کہ کچھ سیٹیں آپ رکھ لیں، کچھ سیٹیں ہم رکھ لیتے ہیں، اور وہ جو پیسوں کا بھاؤ تاؤ والا ماحول ہے وہ نہیں کرتے. اور آئی تھنک اس کے اوپر بڑی پذیرائی بھی ہوئی ہے، اور اس کے اوپر فردر کوئی بات چیت بھی ہونے جا رہی ہے. آپ سمجھتی ہیں کہ یہ کوئی اچھی پیش رفت ہے اور ہونا چاہیے ایسے؟ بہت شکریہ. دیکھیے، اگر تو جتنی ان کی پاپولیشن ہے، جتنے ان کے ایم پی ایز ہیں، جتنی اس کی اسٹرینتھ ہے، اگر اتنے پہ بھی مطمئن ہو جاتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ بغیر بیچے بغیر خریدے ان کے ووٹوں سے اتنے سینیٹرز بن جانے ہیں، اٹس اے ویری گڈ آئیڈیا. اگر وہ سمجھتے ہیں یہ کوئی نیگوسیشن نہیں ہے، یہ کوئی بارگیننگ نہیں ہے، دس از سمپلی اے لیگل پروسیس. اگر یہ چاہتے کہ لیگل پروسیس صحیح طریقے سے چلے، جو ان کے ایم پی ایس کی اسٹرینگس ہیں ان پہ بالکل لے لیں سیٹیں. اٹس فیئر، آئی ایگری. اچھا، اب یہ فرمائے گا کہ آپ کے خیال پہ یہ جو خیبر پختونخوا حکومت کے حوالے سے اتنی بات چیت ہو رہی تھی، اس پہ تھوڑا سا میں تفصیلی جاننا چاہوں گی کہ علی امین گنڈا پور صاحب بڑے ڈیڈیکیٹڈ کارکن رہے ہیں، سب ان کے اوپر اعتماد کرتے رہے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ ان کو کچھ وقت پہلے ایسا لگ رہا تھا کہ ان کی حکومت جانے والی ہے، اور ان کی حکومت جانے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کردار ادا کرنے کی کس کی طرف سے کوشش کی جا رہی تھی؟ نیچرلی دیکھیں، جب علی امین گنڈا پور خان کا چنا ہوا سی ایم صوبے کا فائدہ کرے گا تو علی امین کو لوگوں کو ہٹانے کی کوشش کریں گے. وہ جتنا نالائق ہوگا اس کو پوزیشن پہ رکھنے کی کوشش کریں گے. دس از ویری ویری ایزی. اب ان کو ہٹا رہے ہیں تو مطلب ہی از ڈوئنگ سم تھنگ رائٹ. اب کون ہٹا رہا ہے، کس کو فائدہ ہے، یہ تو بہت انٹرسٹنگ بات ہے. کیونکہ دیکھیں، نون یا پیپل یا پی ٹی آئی یا کیا کہتے ہیں اپوزیشن پارٹی سے تو کوئی آ نہیں سکتا. جو بھی ہوگا پی ٹی آئی سے ہی ہوگا. تو یہ دیکھنا ہوگا کہ کس کو اتنی ایمبیشن ہے، کس کو اتنا. ہم نے تو سنا ہے کہ بندہ ہے جو پریس کانفرنس کر کے بھاگ گیا تھا پارٹی سے، اب کوشش کر رہا ہے کہ پارٹی میں بھی واپس گھس جائے، کوشش کر رہے ہیں کہ سٹنگ ایم پی ایس میں کسی کو بٹھا دے تاکہ یہ بائی الیکشن میں آ کے سی ایم بن جائے. پتہ نہیں لوگوں کی کیا کیا ایمبیشن ہوتی ہے، کیا کیا خواب ہوتے ہیں. بٹ ہم نے تو ایک ہی بندے کا سنا ہے کہ وہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ سی ایم کو ہٹائے. بٹ اٹ کوڈ بی نان سنس. یہ دیکھیں، اڑتے اڑاتے باتیں ہوتی ہیں، اس میں کوئی ثبوت کسی کے پاس ہوتا نہیں ہے. رہی جو کرنٹ کراپ ہے ایم پی ایس کی، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ووٹ آف نو کانفیڈنس پہلے اگر آپ کہتے ہیں خان صاحب کے خلاف ہوا تھا، لیکن سب بزدلوں نے خان کو ہی ووٹ دیا. پھر جب یوسف رضا گیلانی کا اگر آپ کو یاد ہے الیکشن میں تھا، انہوں نے پیسے لیے تھے، یوسف رضا گیلانی کو سینیٹر بنا دیا تھا، 13-14 لوگ تھے. اسی طرح جب خان کی حکومت خان کی ہٹا رہے تھے 2022 میں اپریل میں، تو تب بھی ہمارے لوگ لوٹے ہو چکے تھے 1 ارب روپے لے کے. زیادہ بھی لیے ہوں گے کسی نے. ابھی 26ویں ترمیم میں کتنے سارے لوگ لوٹے ہوئے ہیں، کچھ کو سزا ملی ہے، کچھ کو نہیں ملی. تو دیکھیے، یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. یہ لوگ خان کی پارٹی کو توڑنے کے لیے کچھ بھی کریں گے. اچھا، آپ ویسے کیا سمجھتی ہیں کہ 5 اگست کی جو ڈیڈ لائن ہے وہی احتجاجی تحریک کا آغاز ہوگا؟ شیخ وقاص صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک پورا ایسی کیمپین شروع کریں گے جو بڑا لیتھل ثابت ہو سکے گی حکومت کے لیے بھی. لیکن آپ سمجھتی ہیں کہ وہ جو 90 روز والا ٹائم فریم ہے اس کے بعد آپ اس احتجاجی تحریک کو شروع ہوتے دیکھ رہی ہیں، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ الٹیمیٹلی 5 اگست ہی وہ ڈیڈ لائن ہے جس میں تحریک شروع ہو جائے گی؟ دیکھیں، جتنا مجھے پتا ہے 5 اگست کی ڈیڈ لائن نہ ادھر ہو رہی ہے نہ ادھر ہو رہی ہے. انشاءاللہ 5 اگست کو ہماری تمام تیاریاں پیک پہ ہوں گی. 90 دن کا جیسے میں نے آپ کو بتایا، 90 دن والی بات علی امین نے خود کو دی ہے کہ اگر خان صاحب کو میں 90 دن میں نہ نکال سکا تو پھر مجھے سیاست چھوڑنی ہوگی یا پارلیمان چھوڑنی ہوگی. یہ 2 ڈفرینٹ چیزیں ہیں. 5 اگست انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ایک بہت بڑا ایونٹ ہوگا. اس دن کو خان کو بے گناہ کو اٹھایا گیا تھا، وہی ہوگا جو عمران خان ہے.
اچھا اب یہ بھی فرمائیے گا کہ یہ جو خان صاحب کے بچوں کے آنے کی بات ہو رہی ہے، اس کے اوپر بڑی ایک کنٹروورسی پھیل گئی، حکومت کی طرف سے بڑے سٹیٹمنٹ آئے کہ جی غیر مستحکم کرنے کی کوشش ہوگی، لیکن آپ سمجھتی ہیں کہ ان کے بیٹوں کی والد سے ملاقات کروانے سے کیا غیر مستحکم کرنے کا ماحول پیدا ہوگا؟ دنیا کے سب سے کرپٹ بھائی مریم نواز کے ہیں، وہ تو پاکستان میں کھلے گھوم رہے، کچھ بھی نہیں ہوا. وہ تو بلکہ بینکرپٹ چور بھی ڈکلیئر کر دیا انہوں نے، یوکے نے ان کو آفیشلی چور ڈکلیئر کر دیا ہے. تو کوئی قیامت پاکستان میں نہیں ہے. اگر عمران خان کے دونوں بیٹے خان صاحب سے ملنا چاہ رہے ہیں تو کیوں ڈر لگ رہا ہے رانا ثنا کو، کیوں ڈر لگ رہا ہے ان باقی دو نمبریوں کو؟ بٹ یو نو ہاؤ دے آر، ڈونٹ ایون بادر. رہی سیاست پہ، یہ موروثی پارٹی ہے نہیں کہ جی اب عمران خان کے بعد ان کے بیٹوں نے ٹیک اوور کر لیا یا ان کی بیوی نے یا ان کی بہنوں نے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. خان صاحب نے 100 دفعہ جو ہمیں انسٹرکشنز دی ہیں، ہم انہی کے ساتھ انشاءاللہ کھڑے رہیں گے. ان کے بیٹے آئیں گے، خان صاحب کے بیٹے ہیں ہمارے لیے بہت اسپیشل ہیں، ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں، لیکن یہ وہ والی سیاست نہیں ہے جو یہ سمجھ رہے ہیں. ایکچولی یہ لوگ پیسے سے بہت ڈرتے ہیں نا. خان صاحب کے بیٹے انڈیپینڈنٹلی مالدار ہیں اپنی والدہ کی وجہ سے، تو یہ لوگ پیسے سے ان کی جان نکلتی ہے. اینڈ واٹ نو بڈی از ٹاکنگ اباؤٹ کہ وہ لوگ امریکہ جا رہے ہیں، وہ امریکہ ایز برٹش سٹیزنز جا رہے ہیں اور اپنے والد کی بات کریں گے. ان لوگوں کی اس سے جان نکل. ٹھیک. لاسٹلی یہ فرمائیے گا کہ آپ کے خیال میں ایک اور بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، محمد علی درانی صاحب نے ملاقات کی ہے عرفان صدیقی صاحب سے. ویسے تو وہ پی ٹی آئی سے تعلق نہیں رکھتے ہیں آبویسلی، لیکن وہ ہمیشہ ووکل رہے ہیں بڑے مذاکرات کے حوالے سے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی بات چیت کے دروازے کھلے ہونے چاہیے، بیک ڈور چینل پہ بات چیت ہونی چاہیے، اپوزیشن کو بھی ساتھ لے کر چلنا چاہیے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ خان صاحب نے تو بڑا کلیئر کہہ دیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ کسی سے بات نہیں ہونی ہے، تو پھر مذاکرات کے دروازے اگر کھل بھی گئے تو پھر بات چیت کس سے کون کرے گا؟ دیکھیے، شہباز شریف فارم 47 کی پیداوار ہے، بلاول فارم 47، مریم فارم 47، آصفہ زرداری فارم 47. ہم ان سے کیا کہیں کہ جی آپ نے چوری کی تھی اور چوری کی واپس کر دے سیٹیں؟ بھی دیں گے؟ کبھی بھی نہیں ہوگا. ہوگا یہی کہ جو لوگ ان کو لے کے آئے ہیں، جو لوگ ان کو ہمارے پاکستان کے سر پہ مسلط کیے، جن لوگوں نے یہ قاتلانہ بجٹ دیا، جو لوگ پاکستان میں تباہی کر رہے ہیں، آئے دن پیٹرول گیس ڈیزل کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں، تو جو حالات ہیں پاکستان میں مزید خراب کرنا ہے کہ کوئی آپ میں عقل ہے اپنے پاکستان ٹھیک کرنا ہے کہ نہیں؟ تو طاقتور حلقوں کے ہاتھ میں ہے. پاکستان کو مزید خراب کرنا ہے تو ان کا فیصلہ ہوگا، پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے تو ان کا فیصلہ ہوگا. بہت بہت شکریہ. شاندانہ گلزار میرے ساتھ موجود تھیں، پاکستان تحریک انصاف کی رہنما. تمام تر مسائل کے باوجود پی ٹی آئی اس بات پر یکسو ہے کہ ایک احتجاجی تحریک شروع کرنی ہے، اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ خان صاحب سے جو ملاقاتوں پر پابندی ہے، جو خان صاحب کی رہائی ہے، وہ ان کا ایجنڈا ہو سکتا ہے. لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ آیا اس تحریک میں کارکنان کا وہ جو فلو ہے، جو یقیناً پاکستان تحریک انصاف کی خواہش ہے، وہ واقعی ان کو نظر آتا ہے یا پھر نہیں. ایک مختصر وقفہ اور اس کے بعد اس پوری سچویشن کے اوپر، خاص طور پر کے پی میں اپوزیشن کی کیا تیاری ہے، اس پر ان کا موقف لیں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جس طرح ہم نے بریک سے پہلے بات کی، خیبر پختونخوا کی جو حکومتی جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف، اس کے رہنما کیا سمجھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی بنیادی وجوہات کیا ہے، لیکن یقیناً اس میں ایک بڑا حصہ مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی ڈالا جا رہا ہے، جو کہ اس وقت خیبر پختونخوا میں اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی ہے. اور خاص طور پر اگر سینٹ کی نشستوں کے حوالے سے دیکھا جائے، اگر سی ایم خیبر پختونخوا کو کمزور کرنے کے حوالے سے، ان کی حکومت کو گرانے یا ان کو خود ایز اے سی ایم تبدیل کرنے کے حوالے سے دیکھا جائے، تو اس میں جو ایک بڑا ایفرٹ نظر آتا ہے وہ obviously اپوزیشن کی جماعتوں کا نظر آتا ہے، جن کو لیڈ اس وقت مسلم لیگ نون کر رہی ہے. اور کس انداز میں مسلم لیگ نون نے پاکستان تحریک انصاف کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی ہے، جس کی وجہ سے اب وہ پوائنٹس ٹیبل کے حوالے سے اگر مد نظر رکھا جائے تو اب ایکول کی پوزیشن پر نظر آتی ہے کہ 9 سیٹوں میں تقریباً یہ کہا جا رہا ہے کہ 6 اور 5 کا جو ڈویژن ہے غالباً وہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا 5 اور 4 کا ڈویژن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ آیا پریکٹیکلی یہ صرف ایک ہی اچیومنٹ ہے جو مسلم لیگ نون کی ہوگی، یا لانگ ٹرم بیسس پہ خیبر پختونخوا کے سی ایم کو تبدیل کرنا بھی اس حوالے سے ایجنڈا میں شامل ہے. ان چیزوں پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ خیبر پختونخوا اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر جو کہ مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتے ہیں، ڈاکٹر عباد اللہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. پہلے تو فرمائیے گا کہ یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ ایک فارمولا طے پا گیا ہے حکومت اور اپوزیشن میں، بڑا اب یہ دلچسپ ہے کہ ایک ایسی حکومت جو 2/3 اکثریت کے ساتھ وہاں کھڑی ہے، وہ اپوزیشن کے ساتھ بات چیت کے لیے بھی آمادہ ہو گئی. تو پہلے تو یہ فرمائے گا کہ آپ لوگوں نے ان کو آمادہ کس طرح کیا مذاکرات کی اور بات چیت کے لیے میز پر آنے کے لیے، اور یہ فارمولا کیسے طے پایا ہے؟ شکریہ ثنا. یہ 2 دن پہلے بلکہ 3 دن پہلے میں نے ایک پریس ٹاک کی اور اس میں ایک آفر کی، کیونکہ یہ ہمارے صوبے کے جو روایات تھے بدقسمتی سے وہ سینٹ الیکشن میں بہت بدنام ہے، ہارس ریڈنگ ہے، یہ ہے وہ ہے.
तो मैं फर्स्ट टाइम प्रोविंस में आया था, तो मैं एक पॉजिटिव सोच से कि ये चीज़ें बीच में से ख़त्म हो और ये जो दाग है ये सूबे के ऊपर, इस असम्बली के ऊपर, ये भी ख़त्म हो। तो मैंने एक सजेशन दी गवर्नमेंट को कि बज़ाहिर आपके नंबर हमसे ज़्यादा है, तो चलो अब 11 सीटें हैं, आप 6 ले लो और 5 अपोजिशन को दे दो विद कंसेंसस। तो एक तो ये दाग मिट जाएगी जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली पर है, और मुझे याद भी नहीं है कि हर सेनेट इलेक्शन में कुछ तो कुछ अपसेट होता है। तो मैंने इस नीयत से किया, और गवर्नमेंट ने वो नंबर भी फ्लोट किए, 6 मेंबर उसने प्रायोरिटाइज किए। तो होपफुली इंशाल्लाह आज रात ये कंसेंसस हो जाएगी और फाइनल हो जाएगी इंशाल्लाह। ये फरमाइएगा कि आपने ये आइडिया तो फ्लोट किया है, लेकिन अब आप क्या समझते हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर हिस्ट्री देखी जाए तो अक्सर वो वादों से और बातों से पीछे भी हट जाते हैं बज़ाहिर मजबूरी के नाम पे, या जो भी मसलहत आप समझ लें। तो इसको किसी तहरीरी मुआहदे की शक्ल में आप लोग देना चाहेंगे, या मतलब किस तरह इसको आगे लेके चला जाएगा? क्योंकि बड़ा मुश्किल है कि अपोजिशन हुकूमत जो है वो एक पेज पर भी हो और ज़ुबानी बात के ऊपर जो है वो कायम भी रहे। एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल जबरदस्त बात की। और ये ट्रैक रिकॉर्ड जो है पीटीआई की, तो उस पर यकीन नहीं किया जा सकता। इसलिए आज जो हमारी बैठक होगी तो उसमें एनरिटन चीजें भी होंगी, और इसमें हम फाइनल करेंगे कि विड्रॉल भी होगी इंशाल्लाह। तो कैंडिडेट बस यही रह जाएंगे, तो फिर कैसा फाइनल। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये फरमाएगा सर कि आपके ख्याल में इस वक्त की हुकूमत के साथ मुफाहमत करना, अपोजिशन ने एक बड़ा मतलब पॉजिटिव स्टेप तो लिया है, और मेरा ख्याल है कि जो आपने मिसाल कायम की है वो इससे पहले कभी नहीं देखने में आई। लेकिन आप क्या समझते हैं कि इस मिसाल को आगे मुस्तकबिल में बाकी चीज़ों के ऊपर भी अप्लाई करने की कोशिश की जाएगी? नहीं, मैंने तो स्टार्ट में इस तरह गवर्नमेंट को बहुत फर्स्ट जब हम आए वो सीम का इलेक्शन मैंने कंटेस्ट किया, तो उसी दौरान फर्स्ट स्पीच में मैंने कहा कि मिनिमल एजेंडा जो इस सूबे के मफाद के लिए है, हम आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन बदकिस्मती है, या जो कुछ हो रहा है तो वही अपोजिशन तो हम करते रहेंगे। ये तो सिर्फ वन पॉइंट एजेंडा था मेरे जहन में कि इधर मैं आया हूँ, अगर ये दाग हम साफ करें तो इसलिए हमने वो किया है। बाकी हम अपोजिशन है, अपोजिशन करते रहेंगे, और ये हमारी ड्यूटी है कि इसको एक्सपोज करें, इसके ब्लंडर को, ये जो कुछ कर नहीं रहे, सुबह जिस तरह चला रहे हैं। मैं मशहूर, अभी नेशनल मीडिया भी ये 1 महीने से इस तरफ फोकस भी है कि पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है। पहले तो कोई और पिक्चर था बाकी पाकिस्तान में कि पख्तूनख्वा में ये कोई ठीक ठाक काम चला रहे हैं और हर चीज में हम ऊपर जा रहे हैं। बदकिस्मती से हम बहुत स्टोन एज की तरफ जा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है इधर। ये गवर्नेंस नहीं है इधर, ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आप देख ले, इधर ये स्वात इंसिडेंट्स को आप देख ले, किस तरह इंस्टीट्यूशन फेल हो रहे हैं, इस तरह करप्शन की, इधर सिस्टमेटिक करप्शन हो रही है, तबाही बर्बादी, हर पोस्टिंग ट्रांसफर हर चीज का अपना रेट है। ये सेक्रेटरी का अलग रेट है, कमिश्नर का अलग रेट है, डीसी का अलग रेट है। इवन एक डी छूट लगा है, अजीब व गरीब बात है, वो 1 करोड़ 50 लाख देकर वो डी छूट लगा है। तो इसलिए तो ये स्वाद जैसे सानिहात हो रहे हैं कि कॉम्पिटेंट लोग जो है वो डार्क में चले गए, बैक में चले गए। तो इस तरह जब लोग आते हैं तो इस तरह वाकयात तो होंगे। तो गवर्नेंस का कोई नाम निशान इधर नहीं है। तो मतलब वो तो हम करेंगे अपोजिशन, इस सूबे के लिए करेंगे, इसको एक्सपोज करेंगे कि जिस तरह 12 साल से इस सूबे के साथ जो जुल्म हो रहा है, तो दिस इज आवर ड्यूटी। अच्छा, ये जो आपने सूबे की सूरत हाल तो बताई है, लेकिन नवाज साहब ये जो बात हो रही है कि सीएम खैबर पख्तूनख्वा को भी हटाने की बात हो रही थी। अच्छा, अगर बात करें केपी में, तो लोग ये कह रहे हैं कि खुद पीटीआई के अंदर भी उनके हवाले से कोई बहुत सॉफ्ट कॉर्नर अब मौजूद नहीं है लोगों में। आप खुद अपोजिशन लीडर हैं, आपको क्या लगता है कि क्या पीटीआई के लोग अगर ऐसी कोई तहरीक आती तो उसको सपोर्ट करते? और दूसरा, अगर नून लीग ये तहरीक नहीं लाना चाहती अदम एतमाद की, तो फिर आपके ख्याल में उनको तब्दील करना कौन चाह रहा है? ये बेसिक में ये पॉइंट बता दो कि मैंने तो रिपीटेडली ये कहा है कि यार आपने लीडर के लिए कुछ करते हो, वो भी आपका लीडर है, आपका राइट है, करते रहो, लेकिन खुदा के लिए गवर्नेंस पर फोकस करो। तो अभी ये जो पीटीआई के अंदर लोग हैं, ये जो आप लोगों को नजर आ रहे हैं कि 3 ग्रुप है, 4 ग्रुप है, 3 4 नहीं है, इसमें 7 8 ग्रुप है। हर बंदे के पास 3 मेंबर है, किसी के पास 4 है, किसी के पास 5 है। वो मैं नहीं कह रहा, वो सब मेरे पास आते हैं, मुझे फोन करते हैं कि खुदा के लिए इस अजाब से हमें छुटकारा दिला दे। और इस तरह पब्लिकली भी इसका जो इमेज है, इनके अपने वर्कर जो लगे, जो कुछ इसके बारे में जो परसेप्शन बनी है, तो जाहिर बात है ये अगर हम ना भी गिराए ये खुद गिर जाएंगे।
نہیں لیکن وہ تو آپ کی بات درست ہے کہ آپ نہ بھی کوشش کریں خود گر جائیں گے، وہ ایک اختلافات کی کیفیت تو پارٹی میں ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ گنڈا پور صاحب کی گرپ پارٹی پہ کمزور ہو گئی ہے؟ میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کیونکہ آپ خود کے پی میں موجود ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے اپوزیشن کی حیثیت سے کہ صرف گورننس کی وجہ سے ہی لوگ ان کی جماعت کے ان سے خائف ہو گئے ہوں گے یا یہ کچھ اور بھی بات ہے؟ جی یہ میرے خیال میں دو تین ریزن. نمبر ون، گورننس اپنی جگہ ہے. گورننس یہی صورتحال ہے جو سوات میں جو کچھ ہوا، یہ انسان ابھی تک نہ سوات گئے، ان کو چاہیے تھا کہ ڈس کر بھی چلے جاتے، نہ ادھر گئے، نہ اس پر کوئی بات کی. اسمبلی ان سیشن تھی، میں نے اسپیکر کو فون کیا کہ یار کل فرسٹ کو سیشن تھا، میں نے کہا کہ کل بلائے، یہ بہت بڑا سانحہ ہے، بہت دل خراش واقعات تھے. تو اس نے سی ایم نے پروک کیا، ختم کیا سیشن. یہ تو ایک یہ بے حسی اس کی ہے. دوسرا، یہ بندہ جو ہے اس میں یہ پولیٹیکل ورکر جو ہے اس میں دو کوالٹیز ہوتی. ایک وہ سنسیئر ہوتے ہیں اپنے ووٹر سپورٹر کے ساتھ، دوسرا اپنے لیڈر کے ساتھ. یہ نہ ووٹر سپورٹر کے ساتھ سنسیئر ہے، نہ اپنے لیڈر کے ساتھ سنسیئر ہے. یہ جو ملاجٹ کے ڈائلاگ مارتے ہیں، اسی دن یہ باجوڑ میں کیا ہو رہا تھا، لوگ جنازے اٹھا رہے تھے، یہ سینکڑوں گاڑیاں سرکاری خزانے سے پیسے اڑا کر لاہور ایک فارم ہاؤس میں رات کو پارٹی کرنے کے لیے نکلے، سارے ایم پی اے، سارے کیبنٹ ممبر ادھر گئے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ٹریگر کرنے والے ہیں. ان کے اپنے وہ جو ووٹر سپورٹر ہے وہ کس حال میں ہے. یہ لائن آرڈر ہمارا ایشو نمبر 1 ہے. ریپیٹڈلی میں کہتا چلا رہا ہوں، خدا کے لیے اس پر کوئی ڈیبیٹ ہو. ہم نے 5 منٹ اس پر ڈیبیٹ نہیں کی. ہماری 95% کی جو ڈیبیٹ ہوئی اسمبلی میں وہ ابڈکشن آف سیم، آنسو گیس، یہ لائٹیں کس نے بند کی، جیل کو میں ٹنل بنا رہا ہوں، ان چیزوں پر 95% ہماری ڈسکشن ہوئی. جو ایشوز ہے ہمارے، جو صوبے کے لوگوں کی جو ایشوز ہے، اس پر ہم نے ایک دن بھی بحث نہیں. تو یہ بے حسی بھی ہے. نمبر 3 جو ہے، یہ اپنے جس طرح میں نے کہا نہ لیڈر کے ساتھ سنسیئر ہے، نہ اپنے ورکر ووٹر سپورٹر کے ساتھ سنسیئر ہے. یہ جو ڈائلاگ مارتے ہیں اس کو کوئی دے رہا ہے، انٹینشنلی کر رہے ہیں. یہ نہیں چاہتا کہ عمران خان باہر آئے. تو یہ چیزیں کافی چیزیں ہیں. تو جس نام پر یہ آئے تھے تو اس کے ساتھ اگر سنسیئر نہ ہو تو اس کے ووٹر سپورٹر بھی اس کو ہم نہیں مانتے. آخر میں یہ فرمائے گا کہ سیکیورٹی کی آپ سچویشن کیسی دیکھ رہے ہیں؟ اب یہ تو خبریں بڑی عام ہو گئی ہیں کہ کے پی میں کئی ایسی اضلاع ہیں جہاں شام کے بعد آپ جا ہی نہیں سکتے ہیں، اور پولیس بھی نکلنے سے وہاں پر خاصی نالا نظر آتی ہے کہ وہ گشت نہیں کر سکتے. آپ سمجھتے ہیں واقعی ایسی صورتحال ہے؟ اور اس صورتحال کا پر ذمہ دار حکومت تو ہے، سیکیورٹی بھی ہے، لیکن اصل مسئلہ کیا ہے جس کی وجہ سے یہ حالات اتنے بگڑتے جا رہے ہیں وہاں؟ یہ بہت زبردست کوشچن ہے. جس طرح میں نے کہا اپنے باتوں میں کہ ایشو نمبر 1 بھی ہماری یہ ہے، اور اس طرح سچویشن ہے کہ اب بھی مغرب کے بعد 90% سے زیادہ پختونخوا میں گورنمنٹ کی ریٹ ختم ہو جاتی. مغرب کے بعد گورنمنٹ کی ریٹ ہی نہیں. یہ موضوع خود بھی اپنے حلقے نہیں جا سکتے. میں چیلنج کرتا ہوں وداؤٹ سیکیورٹی یہ چلا جائے، نہیں جا سکتے. یہ مین جو اس کے پیچھے کیا ہے، یہ پہلے بھی ملیٹنسی ہو رہی تھی، لیکن جب اے پی ایس کا واقعہ ہوا تو میاں نواز شریف صاحب دین پرائم منسٹر وہ پشاور آ گئے اور سب پارٹیز کو بلایا، انکلوڈنگ جو بندہ اس وقت کنٹینر پر تھا اور اس کو روزانہ گالیاں نکال رہا تھا، اس کو بھی بلایا کہ اپنا ان پٹ دے دے. نیشنل ایکشن پلان بنا، اس کے تحت آپریشن ہوئی. اس آپریشن کے بعد یہ چیزیں ختم ہوئی. پھر یہ دوبارہ لانے والا کون تھا؟ یہ بہت زبردست کوشچن ہے کہ دوبارہ یہ لوگ کس طرح آئے، یہ کس نے ڈیل کی، کس نے ایگریمنٹ کی. تو میں ریپیٹڈلی یہ بائی نیم کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جنرل فیض کور کمانڈر تھا 11 کور کا خیبر پختونخوا کا، اور اس وقت جنرل باجوہ اور دین گورنمنٹ، عمران پرائم منسٹر تھا، بیرسٹر سیف اس کیس میں سگنیٹری ہے کہ ان کو دوبارہ یہ واپس لے کر آئے دہشت گردوں کو. تو شروع تو وہاں سے ہوا. ابھی سچویشن یہ ہے کہ گورنمنٹ اون بھی نہیں کر رہے. کسی آپ نے گورنمنٹ کی سٹیٹمنٹ بھی نہیں دیکھی ہوگی، کوئی چیف منسٹر یا منسٹر کسی جنازے میں بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، اون بھی نہیں کر رہے ہیں. بلکہ عجیب و غریب بات یہ ہے کہ یہ جو صوبائی حکومت ہے یہ دہشت گردوں کی فیسیلیٹیٹر ہے. اور وہ میں پروف سے کہہ رہا ہوں کہ ایپیکس کمیٹی کے میٹنگ میں چیف منسٹر نے خود کہا کہ میں دہشت گردوں کو بتہ دے رہا ہوں. تو ان لوگوں کو ہمارے چیف ایگزیکٹو بتہ دے رہا ہے
जो हमारे बच्चों के सर काट रहे हैं, जो चौक चौराहों में धमाके कर रहे हैं, जो लोगों की जिंदगी को जिसने तबाह बर्बाद किया है, अभी पुख्तनख्वा के लोग ये कह रहे हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, खुदा के लिए हमें अमन दे दो। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर इबादुल्ला, अपोजिशन लीडर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली, हमारे साथ मौजूद थे। यकीनन सेनेट इंतखाबात के बाद मुस्लिम लीग नून की पोजीशन केपी में बड़ी मजबूत हुई है और बज़ाहिर अब यकीनन देखना होगा पीटीआई को कि अगर सीएम केपी को तब्दील कर दिया जाता है तो यकीनन इस कमज़ोर हुकूमत को मज़ीद कमज़ोर करने के बाद एक बड़ी कामयाबी मुस्लिम लीग नून और उसकी इत्तेहादी जमातों को केपी में मिल सकती है, जो कि यकीनन पीटीआई के लिए लम्हा फ़िक्रिया। एक मुख्तसर वक्फे के बाद इसी हवाले से कुछ मज़ीद भी सियासी तज्ज़िया जानेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में जो सूरत हाल नज़र आती है सेनेट के नाम के ऊपर, जो कुछ भी कहें बज़ाहिर हुकूमत की जमातों जो कि मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या दीगर जमातें हैं, उनको बड़ी हद तक ये समझ आ गया है कि खैबर पख्तूनख्वा की बज़ाहिर नज़र आने वाली मजबूत हुकूमत अंदर से कितनी खोखली हो चुकी है, जिसमें गंडापुर साहब के हवाले से कोई बहुत नरम रवैया नहीं इख्तियार किया जा रहा और बड़ी हद तक खाइफ नज़र आते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो तमाम लोग जो कि असम्बलियों में मौजूद हैं। लेकिन मजबूरी जो भी हो उसके बावजूद भी बज़ाहिर उनको सीएम खैबर पख्तूनख्वा मुकर्रर तो किया गया है और बरकरार भी रखा जाएगा, लेकिन ये देखना भी बड़ा ज़रूरी है कि उनकी रेट किस हद तक पार्टी के अंदर और ख़ास तौर पर सूबाई असम्बली के अंदर कमज़ोर होती दिखाई दे रही है। और इसी हवाले से यकीनन ये जो हुकूमत है, यानी कि जो वफाक के अंदर मौजूद हुकूमत और उसकी इत्तेहादी जमातें हैं, वो इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकती थी और ये महसूस कर लिया गया था खैबर पख्तूनख्वा में। शायद इसी वजह से अब म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग एक बन गई है इन 8-9 सीटों के ऊपर कि आया कितनी हुकूमत और कितनी अपोजिशन को जानी चाहिए। लेकिन ये सब कुछ कैसे मुमकिन हुआ, इसके ऊपर थोड़ा तफसीली हम सियासी तज्जिया जानने की कोशिश करेंगे इस सेगमेंट में। और इस पर मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार नौशाद अली साहब। नौशाद साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। मैं पहले तो ये जानना चाहूँगी कि ये जो सेनेट इंतखाबात के नाम के ऊपर केपी असम्बली में और पूरे केपी के में जो हो रहा है, उस पर आपकी राय क्या है सर? मामला इतना आसान लगता है कि पैसों की रेल पेल हो और सौदेबाजी हो और फिर जो वफादारियां हैं वो रहें तो जमातों के साथ ही, लेकिन वोटिंग के नाम के ऊपर बहुत कुछ तब्दील हो जाए। इस सिनेरियो में आपको क्या लगता है सर कि अपोजिशन और हुकूमत दोनों ही इन्वॉल्व हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सेनेट के इंतखाबात होंगे, हर जमात चाहे वो अपोजिशन में है चाहे वो हुकूमत में है, उसकी कोशिश होगी वो सेनेट के अंदर अपनी पोजीशन को बेहतर बनाए। लेकिन जो केपी की असम्बली है, इसके अंदर थोड़ा सा मामला, चूंकि आप जानती हैं कि मखसूस नशिस्तों की वजह से थोड़ी सी तब्दीली आ चुकी है और उसके अंदर नून लीग को कुछ एडवांटेज मिला है, JUI को एडवांटेज मिला है और इस एडवांटेज की बिना पे वो ये चाहते हैं कि उन्हें सेनेट की ज्यादा से ज्यादा सीट्स सिक्योर कर लें। अब हुआ ये है कि आपने देखा होगा कल से एक बाज़गश्त भी सुनाई दे रही है, खबर भी इस तरह की ज़राए के हवाले से चल रही है कि अपोजिशन और जो इस वक्त जो वफाक में इक़्तिदार में हैं सियासी जमातें, उनके दरमियान कुछ बातचीत भी चल रही है और उसका मकसद ये है कि ये जो सेनेट के इंतखाबात के अंदर जो हॉर्स ट्रेडिंग का या पैसे का मामला आ जाएगा और उससे जो है काफ़ी शोर बचेगा, उसको अवॉइड कर लिया जाए। बेहतर यह है कि चूंकि ये मालूम होता है कि किसकी कितनी नशिस्तें हैं और उसको कितनी सेनेट की सीट्स मिल सकती हैं, तो बेहतर यह है कि इस मामले को एमिकेबली तय करके आपस में सेनेट्स की सीट्स जो हैं वो डिसाइड कर ली जाए, इंस्टेड कि वो बाद में जो है ये शोर शराबा हो कि किसी ने जो है कितने पैसे दिए या किसी को टर्न कोट है या कोई हॉर्स ट्रेडिंग हुई है। हाँ, जो जमात के अंदर सीटें देने का मामला है वो अपनी जगह मौजूद है और उसका बहुत बड़ा जो आप देख रही हैं कि पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ के अंदर उसका बड़ा शोर है, क्योंकि वहां पे ये कहा जा रहा है कि जी पैसे लेकर बाज जो दौलतमंद अफराद हैं उनको टिकट्स दी जा रही हैं सेनेट की बजाय इसके कि जो नजरियाती कारकुन हैं उन्हें दी जाए। लेकिन हमारे यहाँ आपको पता ही है कि ऐसा ही होता है, हमेशा से होता आया है कि नजरियाती कारकुन तो नजरियात तक ही महदूद रह जाते हैं। जो जैसे कह लें इक़्तिदार का मजा लेने वाले कोई और होते हैं और सड़कों पर धक्के खाने वाले कोई और होते हैं। ये कोई भी जमात हो, तकरीबन तमाम सियासी जमातों का कोई एक जैसा ही तकरीबन फॉर्मूला है, एक जैसा ही तर्ज सियासत है। अच्छा, ये जो अंडरस्टैंडिंग अभी आपने खुद भी बात की है कि ये नज़र आ रहा है कि 5-6 के हिसाब से कोई डिवीज़न होगा, लेकिन आपके ख्याल में वैसे तो किसी चीज़ के ऊपर अपोजिशन और हुकूमत में कोई अंडरस्टैंडिंग होती नहीं है, इस मरतबा कैसे ये अंडरस्टैंडिंग हो गई है? या इनको ये लग रहा होगा कि ये भी हुकूमती लोगों को रोक नहीं सकेंगे, तो बेहतर यह है कि बातचीत करके अपोजिशन के साथ तकसीम कर ली जाए? और इसमें ये जो एक बैगेज JOI फे के ऊपर आ रहा है, जिस तरह आपको याद होगा ANP ने स्टेटमेंट दिया था मखसूस नशिस्तों के ऊपर, तो अब ये जो सेनेट नशिस्तें हैं इसमें JOI फे और
باقی جماعتوں کا بھی نام آ رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈویژن منصفانہ ہوگی یا پھر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کہیں کوئی شاید زیادتی ہو رہی ہے؟ دیکھیے، اگر تو آپ مخصوص نشستیں جو ہیں وہ اس کے بارے میں بات کریں گی، تو دیکھیے اب یہ تو آئین اور قانون کے مطابق یہ طے کر دیا گیا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے کہ یہ نشستیں جو ہیں وہ دیگر جماعتوں کی ہیں، چونکہ یہ طے ہو چکا ہے۔ اب یہ تو انڈو کوئی آنے والے وقت میں کوئی ترمیم ایسی ہو جس میں یہ کلیئرٹی آ جائے کہ وہ جماعت جو پارلیمانی جماعت نہ بھی ہو اس کو نشستیں دی جا سکتی ہیں یا نہیں دی جا سکتی۔ میری انڈرسٹینڈنگ، جو میں نے پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ پڑھا تھا یا اس سے متعلقہ قوانین ہے، میری انڈرسٹینڈنگ یہی ہے کہ اس میں بڑے واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی جماعت پارلیمانی پارٹی نہیں ہے تو وہ جو نشستیں ہیں وہ باقی جماعتوں میں تقسیم کر دی جائیں گی۔ اب یہ بحث اب ختم ہو چکی ہے۔ اب معاملہ آ گیا ہے کہ جس کے پاس جو نشستیں آ گئی ہیں، چونکہ نمبر سب کے سامنے واضح ہیں، اور یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ کوئی صدارتی انتخاب ہو جس کے اندر تمام اسمبلیاں کوئی لے رہے ہوں، جسے کہہ لیجیے حصہ لے رہے ہوں، اور کوئی ووٹس کا، یہ ایک سینٹ کا معاملہ ہے اور صرف کے پی کے سے ہے۔ تو چونکہ کے پی کے سے اور سینٹ کا صرف سینٹ کا معاملہ ہے، تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ ایک واضح جو ہے پوزیشن سامنے نظر آ جائے گی کہ کتنے سینیٹرز جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس، اس میں کچھ زیادہ سے زیادہ تقسیم میں 1 2 3 ووٹوں کا معاملہ ہوتا ہے کسی جگہ پہ، جو کسی پارٹی سے کسی دوسری پارٹی کو مل سکتے ہیں۔ اب اس کے لیے اگر ہارس ٹریڈنگ کا بازار گرم کیا جائے، یہ علیحدہ ہے، یہ مطلب یہ دیکھیے بٹوین پارٹیز اور چیز ہے، لیکن ود ان پارٹی جو معاملہ ہے کہ ٹکٹیں کیسے دی گئی ہیں، چاہے نون لیگ نے دی ہیں، جے یو آئی فے نے دی ہیں یا پی ٹی آئی نے دی ہیں، یہ ہر پارٹی کا اپنا معاملہ ہے، اس کے اندر پیسے لیے ہیں نہیں لیے یہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے۔ لیکن جو ادروائز ہارس ٹریڈنگ کی بات کی جاتی ہے یا ووٹ، کیونکہ وہاں پہ اس وقت جو بہت بڑا ایک ایلیمنٹ موجود ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ آزاد اراکین جن کے فارمز کے اوپر کسی پارٹی کی کوئی نام مینشن نہیں تھا اور جس کے اوپر پارٹی قدغن نہیں لگا سکتی، وہ بہر طور آزاد ہیں، اور ان کو ووٹ کسی اور جماعت کو دینے پر کوئی جسے کہہ لیجئے کہ پارٹی تادیبی کاروائی نہیں کر سکتی۔ تو اس صورت کے اندر ہوگا کچھ نہیں، ہوگا یہ کہ پھر اس سے ایک طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ درست فیصلہ کیا ہے کہ پی کے اندر کے بجائے نقصان اٹھانے کے، اگر فرض کیجئے کوئی ایک آدھ سیٹ جو ہے اس کے اندر جتنا معاملے کو ایڈجسٹ کر لیا جائے، یہ نہ ہو کہ کہیں جو ہے معاملہ بہت زیادہ بگڑ جائے، کیونکہ خبریں یہ بھی آ رہی تھیں کہ حکومتی اتحاد جو ہے وہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ نہ صرف کے پی کے اسمبلی کے اندر اپنی میجورٹی بنا سکتی ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کے اندر جو بائیفرکیشن ہے، جو گروپس ہیں، جو دھڑے ہیں، وہ کسی بھی وقت جو علی امین گنڈا پور صاحب کا تختہ الٹ سکتے ہیں، جس کی بنیاد پہ یہ ساری بحث چل رہی تھی کہ سی ایم کے پی کے بھی آپ نے دیکھا کہ کس طرح کی گفتگو انہوں نے کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی اور ادروائز بھی۔ تو وہ یہ جو ڈر تھا، یہ فیئر تھا، اس کو کم کرنے کے لیے یا اس کو ایمیکیبلی ریزالو کرنے کے لیے اس ایشو کو اگر یہ پولیٹیکل پارٹیز تمام مل کر ڈیسائیڈ کر لیں تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی خاص مذائقہ۔ اچھا نوشاد صاحب، آپ نے ویسے خود ہی میرے اگلے سوال کو بہت حد تک آپ نے کور کر لیا ہے کہ خود کے پی کے جو سی ایم ہیں وہ کتنے مضبوط ہیں، لیکن مجھے یہ فرمائے گا سر کہ یہ جو ابھی کنفیوژن ہے کہ آیا ان کی جو کرسی ہے وہ اتنی کمزور ہو چکی ہے تو پارٹی کے اندر سے بھی ان کے حوالے سے مخالفت تو ہے، لیکن آپ کے خیال میں پھر وجہ کیا ہے کہ خان صاحب ابھی بھی گنڈا پور صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں اور علیمہ خان صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ جی ہمیں گنڈا پور صاحب پہ اعتماد نہیں ہے؟ آپ کے خیال میں پھر وہ سی ایم برقرار کیوں ہے اس کرسی کے اوپر؟ دیکھیے، جو امپورٹنٹ پہلو ہے نا وہ یہ ہے، ان کو وزیر اعلیٰ بنائے جانے کی جو وجہ تھی وہ یہی تھی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے جو بانی تحریک انصاف ہیں ان کے معاملات کو درست کرائیں گے یا درست رکھیں گے، یہ دونوں حالتیں موجود ہیں۔ درست کرانے میں تو شاید اتنی ان کو کامیابی ابھی تک حاصل نہیں ہوئی، لیکن درست رکھنے والا جو معاملہ ہے کہ کسی حد تک وہ اپنے سروائیول کی جنگ پاکستان تحریک انصاف لڑتی رہے، خاص طور پر کے پی کے کی جو ایک ہب ہے، تو کوشش یہی کی جائے گی، جو موورز اینڈ شیکرز ہیں، جو ڈیسائیڈ کرنے والی طاقتیں ہیں یا جو حکومت ہے اس وقت وفاق کے اندر یا جو اپوزیشن کر رہی ہیں جماعتیں، ان کی کوشش یہ رہے گی سی ایم جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہی سے ہو، لیکن اس کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی کیونکہ سیاست میں آپ کو کسی حد تک پروٹیکٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر فرض کیجئے آپ کے اپنے آپ کا ساتھ چھوڑ جائیں تو پھر کوئی آپ کی مدد کے لیے بھی نہیں آ پاتا۔ تو یہ بڑا اہم پہلو ہے کہ اگر کے پی کے اندر اگر پاکستان تحریک انصاف کا وزیر اعلیٰ جاتا ہے اور نیا وزیر اعلیٰ کے پی کے میں پاکستان تحریک انصاف کا نہیں، تو پھر جماعت کو بہت زیادہ مزید نقصانات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
بہت بہت شکریہ. میرے ساتھ موجود ہیں نوشاد علی صاحب, سینئر صحافی اور تجزیہ کار. یقیناً اب پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ ایک ایسا لیسن ہے جس کو سمجھ کر آگے بڑھنے کی بڑی ضرورت ہے کہ کس حد تک جہاں ایک طرف سی ایم خیبر پختونخوا 2/3 اکثریت سے زیادہ نمبر کے ساتھ منتخب ہو کر اسمبلی میں پہنچے ہیں, وہیں ان کے حوالے سے اب کوئی بہت سافٹ کارنر وہاں پر موجود اسمبلی کے کارکنان نہیں رکھتے ہیں. لیکن اگر ایسا ہی ماحول برقرار رہا تو یقیناً خیبر پختونخوا سے تحریک اور احتجاجی تحریک نکالنے کے لیے کارکنان کو موبلائز کرنا بڑا مشکل ہوگا. اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.